कर वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मोदी कैबिनेट में भारी वैकेंसी। पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पद खाली हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार होने वाली कैबिनेट विस्तार में सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी समेत करीब 27 नेताओं को शामिल किया जा सकता है। बिहार में महत्वपूर्ण मंथन के बीच चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करने वाले पशुपति पारस को एलजेपी से केंद्रीय सीट मिलने की संभावना है। उसी तरह से जेडीयू के नामांकन आरसीपी सिंह और संतोष कुमार भी इस सूची में शामिल हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जानिए उन संभावित चेहरों पर कौन कौन है मोदी कैबिनेट में। इस तरह से वैकेंसी है मंत्रिमंडल के फेरबदल में। सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान अब रखा जाएगा। मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं उस लिस्ट में। संभावना है ललन सिंह भी शामिल हो सकते हैं। मीनाक्षी लेखी, जिन पर चर्चाएं जोरों पर। नारायण राणे, पशुपति कुमार पारस, आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा, सुनीता दुग्गल, सुशील मोदी, स्वतंत्र देव सिंह, वरुण गांधी। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत जी, संभावित जो हमने जिक्र किया कि नाम है जिनको शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, जो नेता उम्मीदें लगाए बैठे हैं बिहार के, क्या उन सभी नेताओं की इसमें भूमिका नजर आती है? क्या वो सभी नेता दिखाई दे रहे हैं आपको? प्रशांत जी, देखिए सागर, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, किसी की ड्रॉपिंग नहीं होनी है। यानी बिहार से जितने लीडर हैं उसमें से कोई ड्रॉप नहीं होंगे। तो जो नए चेहरे शामिल होंगे उसमें जो नाम अभी वीआईपी ने दिखाया है वो लगभग उसी का आकलन किया जा रहा है कि ये सारे संभावित चेहरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि आखिर जनता दल यू अगर इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में शामिल होती है तो उसको कितने सीटें मिलेंगी। अब तक जो नाम चल रहे हैं, आरसीपी सिंह, ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, साथ में संतोष कुशवाहा का नाम चल रहा है, कुछ नाम और भी हैं जो हवा में तैर रहे हैं। लेकिन ये इस सबका खुलासा तो तब होगा जब फाइनली एक लिस्ट आ जाएगा और तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया जाए। लेकिन जो कुछ नाम फाइनल माने जा रहे हैं बिहार से, उसमें बिहार से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आरसीपी सिंह का नाम, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी तय माना जा रहा है। साथ में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भी नाम तय है। और ये कहा जा रहा है कि संतोष कुशवाहा को, जो पूर्णिया से सांसद हैं, उनको भी जेडीयू कोटे से शामिल किया जा सकता है। साथ ही एलजेपी से जो अलग हुए हैं पशुपति कुमार पारस, उनको भी शामिल होने की इसमें बात चल रही है। और ये इंतजार किया जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से कि अगर उनको निमंत्रण नहीं मिलता है तब वो बागी होंगे, तब वो अपना खेमा बदल सकते हैं। और पशुपति कुमार पारस अगर शामिल होते हैं तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस के खेमे को लोक जनशक्ति पार्टी पर अपनी मुहर लगा दी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है सागर कि जो स्थिति या जो संभावित चेहरे बिहार से हैं और इनको अगर शपथ ग्रहण में शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि इस बार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें जनता दल यू को साथ लेकर के चलने की कोशिश होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के द्वारा। सागर, लेकिन प्रशांत जी, एलजेपी के संसदीय दल के नेता बने हैं पशुपति पारस। ऐसे में अगर संभावित लिस्ट में उनका नाम है, अगर मुहर भी लग जाती है, तो शायद चिराग पासवान के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका होगा एनडीए की तरफ से।
बिल्कुल सागर, ये चिराग पासवान के लिए इसलिए सबसे बड़ा झटका होगा कि चिराग पासवान अभी भी उम्मीद पाल रखे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके चाचा की जगह उनको ही बुलाया जाएगा। और ऐसे में अगर उनको नहीं बुलाया जाता है तो जिस तरह की बातें अभी तक राजनीतिक अटकलें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं, वो आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, नया जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, तो इस बात को बल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि एलजेपी से किसी को शामिल नहीं किया जा सकता है तो ये ऑप्शन भी सामने रखना होगा कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाद को दूर रखना चाहें और एलजेपी से किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देते हैं तो ये संभावना बरकरार रहेगी कि चिराग अभी आरजेडी में नहीं जाएंगे और न ही पशुपति कुमार पारस भी वो दल बदल कर सकते हैं। तो ये स्थिति अब मंत्रिमंडल के विस्तार के समय ही देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के संभावित चेहरे में जेडीयू के 3 नाम जो सीधे उभर के आए हैं, उससे ये लगता है कि इस बार जनता दल यू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह लेकर के और साथ में हम सफर बनने की कोशिश करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में और केंद्र सरकार चलाने में। सागर जी, चलिए शुक्रिया प्रशांत जी जानकारी के लिए। जिस तरह से मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के संगठन महासचिव भूपेंद्र यादव भी केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम, सांसद वरुण गांधी, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, ओडिशा से सांसद अश्वनी वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी संभावित नेताओं की सूची में शामिल है। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सहयोगी अपना दल के अनुप्रिया पटेल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। पर राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राकेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के संगठन महासचिव भूपेंद्र यादव भी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। संभावित कैबिनेट विस्तार में ज्यादा से ज्यादा राज्यों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और अहमदाबाद पश्चिम से सांसद किरीट सोलंकी, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर, हरियाणा से सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, युवा सांसद राहुल कासवा, सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को शामिल किया जा सकता है। वहीं दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी और लद्दाख से सांसद दामयांग का नाम भी संभावित मंत्रियों में। राकेश जी फिलहाल लाइव जुड़ गए। राकेश रोशन, राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राकेश जी सुन पा रहे हैं? राकेश जी देखिए, अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार के कई वो चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों पर खासकर फोकस है बीजेपी का।
तो चलिए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद जी भी लाइव में जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। विनोद जी सुन पा रहे हैं? जी जी बोलो जाए। विनोद जी, संभावित लिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। बिहार पर फोकस किया जा रहा है, पशुपति पारस का नाम भी इसमें शामिल है। अन्य राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, खासकर यूपी की हम बात कर रहे हैं, कई चेहरों को मौका दिया जा रहा है ताकि कैसे साधा जाए वोटरों को, इस पर भी नजर आने वाले चुनाव में भी। लेकिन बिहार के पशुपति पारस को अगर शामिल किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका होगा, आपको नहीं लगता है विनोद जी? देखिए, निश्चित रूप से चर्चा आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मीडिया चैनल में बातें आ रही हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विशेषाधिकार है हमारे प्रधानमंत्री का। वो तय करेंगे कौन मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारी दिल्ली की कार्य समिति है, उसका वो निर्णय होगा, और निश्चित से जो निर्णय होगा सबके सामने आएगा। बिहार का जहां तक मामला है, वो जदयू को निश्चित रूप से सहभागिता मिलेगी, क्योंकि पहले भी उन्हें ऑफर मिला था मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। और पारस जी चाहे चिराग जी के बारे में तो निर्णय लेना आला कमान का काम है, वो क्या अंतिम निर्णय लेंगे वो वही जानते हैं। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, ऐसे आदरणीय सुशील मोदी जी का भी नाम चर्चा में है और लोगों का भी है बिहार से। तो अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि क्या होगा। देखिए, कहना जल्दबाजी तो खैर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि संभावित लिस्ट अगर सामने है, अगर उसमें पशुपति पारस का नाम है और अगर चिराग पासवान का नाम नहीं है, जेडीयू का दबाव भी दिखाई दे रहा है, उनके भी तमाम नेताओं को शामिल किया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये सवाल आपसे पूछे हैं विनोद जी। देखिए, कहा ना कि हम लोग प्रदेश के बारे में चर्चा कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। दिल्ली की बात जो है वो दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसानी से बता सकेंगे, और जहां तक है कि हमारे प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार है, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब क्या तय हुआ है हमको जानकारी नहीं है, दिल्ली में क्या तय हुआ है चिराग जी या पारस जी के बारे में, इसके बारे में हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए इस पर हम कोई विशेष जानकारी नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, लौट कराऊंगा। फिलहाल राकेश जी भी लाइव में बैठे हुए। राकेश जी सुन पा रहे हैं? तो चलिए, राकेश रोशन भी हैं लाइव में, आरजेडी के विधायक। राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राकेश जी, पशुपति पारस का नाम भी है संभावित लिस्ट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार होने वाला है, कई नेताओं को उम्मीदें हैं, और आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव, उन राज्यों पर भी फोकस है। तो आरजेडी कैसे साधेगी अपने वोटरों, क्योंकि बीजेपी पूरा गणित बिठाकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। राकेश जी। संभावित लिस्ट में जिस तरह की हमने जिक्र किया कि तमाम वो चेहरे, वो नेता, अनुप्रिया पटेल का भी नाम, अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी कि आखिर कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि मंत्रिमंडल में दो बातों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पहला, 2022 में यूपी समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। दूसरा, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने पर भी जोर है। यूपी चुनाव में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है, जबकि बीजेपी एक ओबीसी और एक दलित चेहरे को भी तरजीह देना चाहती है।
यूपी चुनाव में इस बार ब्राह्मणों को साधने की चुनौती है। विनोद जी बैठे हुए लाइव में। विनोद जी, ब्राह्मणों को साधने की चुनौती बीजेपी के सामने, लेकिन ओबीसी और एक दलित चेहरे को भी तरजीह बीजेपी देना चाहती है, क्योंकि यूपी में चुनाव बेहद करीब है और कैसे वोटरों को साधा जाए, जो ब्राह्मण वोटर हैं, इस पर फोकस है मंत्रिमंडल में। विनोद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का विकास चाहती है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, जाति पाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। सभी को उचित प्रतिनिधित्व पहले भी मिला है और अभी भी मिलेगा। सभी हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, एसटी हो, सभी समुदाय को लोगों को जगह मिला है, मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री सबके प्रिय हैं। कहीं कोई जाति पाति की बात नहीं है। जो भी उस माने क्राइटेरिया में आते हैं, जो जिनका सम्मान बनता है, उनको सम्मान मिलेगा। और जो भी गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए भी जगह की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से कहीं कोई साधने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है और हमारे वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, काफी विकास का काम किए हैं यूपी के लिए। इससे यूपी के लोगों को विश्वास है। और देखिए कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दूसरे पार्टियों को लोग आ रहे हैं भाजपा में। वहां आपने देखा कि जितिन प्रसाद जैसा बड़ा चेहरा जो केंद्र में मंत्री थे भारत सरकार के कांग्रेस में, वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो भी हो, सारे लोग भाजपा की तरफ आकर्षित है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की ओर आ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई स्थिति है साधने की किसी को जरूरत है, क्योंकि भाजपा के काम पर लोगों को विश्वास है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कर दिखाया है, भारत में जो नहीं होने वाला था वो कर दिखाया है। तो निश्चित रूप से भारत के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग प्रधानमंत्री में विश्वास रखते हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जहां भी और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए राकेश जी, एनडीए तो पूरी कोशिश में है कि कैसे पकड़ अपनी बनाई जाए चुनावी राज्यों में। तब तो बड़ी चिंता वाली बात है, जहां पर आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में हम उतरेंगे, हम इस बार वोट हासिल करेंगे। राकेश जी, क्या फिर से दोहराया जाए? राकेश जी, ये मैं कह रहा हूं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कई विशेष बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे चुनावी राज्यों में वोटरों को लुभाया जाए, चाहे वो ब्राह्मणों का वोट बैंक हो या ओबीसी का या फिर दलितों का। तो पूरा फोकस है सर, कैसे उन सबसे निपटेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एनडीए के घटक दल जो हैं, उन घटक दलों में ही आपस में सामंजस्य नहीं है। जनता दल यू के लोग कहा करते थे कि हम केंद्र के सरकार में नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमको जो है हिस्सेदारी चाहिए संख्या के आधार पर। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा मंत्रिपरिषद में। फिर ये नई बातें आ रही है कि जनता दल यू के लोग भी मंत्रिपरिषद में जा रहे हैं। तो ये तो इनका आंतरिक मामला है, क्या है नहीं है। ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, उन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोली हुई बातों पर हमेशा अपने आप को स्टैंड के साथ कायम रखना चाहिए। जहाँ तक विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, अब इस लोकप्रियता का मायने यही है कि बिहार में और देश के लोगों को 100 रुपये से ऊपर में पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, 90 रुपये से ऊपर डीजल का कीमत हो गया। यही देश का विकास का आईना है जो आपके सामने है। इसीलिए विकास कहीं भी जिस रूप में मोदी जी ने कहा था, 2014 का चुनाव आपको याद होगा, जब मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देकर के इस देश के अंदर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी 6 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस 6 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ सर्वे है, उसके हिसाब से अभी तक मात्र पूरे भारत सरकार के द्वारा 67 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था ये 7 वर्ष में की गई है। ये पिछले 5 वर्ष का ही वादा था 2 करोड़ का प्रति वर्ष, तो 10 करोड़ तो उस समय होना चाहिए था। और 10 करोड़ के बाद अभी जो जरा 5 साल का अवधि जोड़ दिया जाए तो 10 दूनी 20 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन मात्र 67 लाख लोगों को नौकरी मिला। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है।
अभी किसानों के सामने आप देख रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं, देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा, ये अनाज का भाव भी सही कीमत पर अनाज खरीदने के लिए भी किसानों का तैयार नहीं है। एमएसपी का सिस्टम बहुत जगह खत्म कर दिया गया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक घोषणा नहीं है। इसलिए सिर्फ ये बातें करना कि भारतीय जनता पार्टी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, हमको तो कहीं विकास का नजर नहीं आता कि कहीं कोई विकास के रास्ते पर भारत जा रहा है। यही हालत है। चलिए विनोद जी, 200 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है यूपी में चुनाव, एक खुली चुनौती सर बीजेपी को दे रही है। देखिए, सभी दलों को आजादी है चुनाव लड़ने की, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या चुनाव के रिजल्ट हुए हैं? पहले भी और सारे दल लड़े हैं, क्या वहां पर संभावना बनती है? उनको खुद सोचने की जरूरत है, तो उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबको अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, अपने पार्टी का विस्तार करने का। लेकिन अभी हमारे भाई राकेश जी जो बोल रहे हैं कि 100 रुपए पेट्रोल का दाम, तो वो नहीं देखते हैं कि पेट्रोल का दाम कोई पहली बार नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। दूसरी बात की, भारत में जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं वर्ल्ड में कहीं नहीं चलती हैं। आयुष्मान निधि योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपया दिया जाता है स्वास्थ्य इलाज के लिए। किसानों को किसान सम्मान दिया जा रहा है 6,000 रुपया पर किसानों को, और कन्या निधि श्री है। दर्जनों ऐसे कार्यक्रम है, उज्ज्वला गैस है, और दर्जनों कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने चलाए हैं, जिससे डायरेक्ट गरीबों को फायदा पहुंच रहा है। घर घर में फायदा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो आखिर ये पैसे कहीं न कहीं से तो आते हैं। कहीं हमने इधर टैक्स नहीं बढ़ाया है, पिछले बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, किसी चीजों पर दाम नहीं बढ़ाया है, तो आखिर कहीं न कहीं से तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है। पेट्रोलियम पर थोड़ा बढ़ा है दाम, इसमें दो राय नहीं, उसके बाद भी हमारी सरकार चिंतित है, इसको और नीचे भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको नहीं रोका जा सकता है, गरीबों को नहीं छोड़ा जा सकता है। ये लोग खुद अपना पेट भरने में विश्वास रखते हैं। पूरे प्रदेश का क्या हाल किया आपने देखा है, कितनी बदनामियां हुई इनकी सरकार में, कितने भ्रष्टाचार हुए। एक भी बड़ा भ्रष्टाचार केंद्रीय स्तर पर बता दें तो कहीं न कहीं तो कंप्रोमाइज समाज को करना पड़ता है, जनता को करना पड़ता है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां हुई हैं पेट्रोल के कारण, लेकिन जनता सारी बातों को समझ रही है कि उनके भले के लिए किया जा रहा है, और उनको जितना सहयोग किया जा रहा है हर स्तर पर। नहीं, पेट्रोल के दाम क्या जनता के भले के लिए बढ़ाया जा रहा है विनोद जी? पेट्रोल का दाम, सरसों की तेल का दाम, डीजल का दाम, जनता की भलाई आप कर रहे हैं इसमें। हम नहीं रोक सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कहीं न कहीं से तो राजस्व नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। बताइए क्या जनता की भलाई है? जनता त्रस्त है सर। ना जनता त्रस्त कैसे है? और सब चीजों में सहयोग कहा ना, गरीबों को घर में अनाज मिल रहा है, दिवाली तक अनाज कहां से दिया जाएगा? गरीबों को, किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि दिया गया है, गरीबों को 5 लाख रुपया। तो मध्यम वर्गीय मारा जा रहा है ना विनोद जी, मध्यम वर्गीय मारा जा रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है? के लिए भी रास्ते निकाले जा रहे हैं, उनको भी सहयोग किया जाएगा, और उनके बारे में भी सरकार चिंतित है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता को समझना होगा कि सरकार हमारी भलाई के लिए कर रही है, जो भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़े हैं, लेकिन फिर निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसके विकल्प निकाले जाएंगे। वैश्विक महामारी के कारण भी पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं। नहीं, बेहतर बयान नहीं है आपका कि हम जनता की भलाई हम कर रहे हैं, दाम हम बढ़ा रहे हैं। तो मध्यम वर्गीय फैमिली का बुरा हाल है विनोद जी। चलिए राकेश जी से आखिरी कमेंट में ले रहा हूँ। राकेश जी, से हम पैसे ना तोड़ लेंगे, कहीं से तो पैसे लाएंगे, राजस्व कहीं से उगाही करेंगे। तो राजस्व की उगाही आप महंगाई बढ़ाकर करेंगे? एक मिसाल है भारत, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के आने के बाद कहिए स्वास्थ्य जो योजना है, स्वास्थ्य निधि योजना, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि गरीबों को 5 लाख रुपया इलाज के लिए। चलिए राकेश जी कुछ जवाब दे रहे हैं। राकेश जी बोलिए। सबसे पहली बात, जिस अंतरराष्ट्रीय बाजार का उदाहरण देकर के हमेशा ये पेट्रोल और डीजल की कीमत को, बढ़ते हुए कीमत को जस्टिफाइड करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो तेल का कीमत है प्रति बैरल, उसके हिसाब से कई बार हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि 2.5 गुना ज्यादा पैसा पर पेट्रोल बेचा जा रहा है इस देश में, और डीजल बेचा जा रहा है। पहला सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से यदि ये गाइड हो रहा है तो फिर 2.5 गुना ज्यादा भाव पर हिंदुस्तान के लोगों को डीजल और पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है? दूसरी बात, हम इनसे ये जानना चाहते हैं
कि ये कहते हैं कि हमने सारे चीजों को विकसित किया, विकास किया, तो क्या पेट्रोलियम के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई कदम उठाया? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थिति है देश के अंदर में, अभी भी जो इंपोर्ट हो रहा है पेट्रोलियम का वो 72.36% अभी पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है, और हमारे यहाँ जब 72% इंपोर्ट हो रहा है तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सुधार पाएंगे? अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए जरूरत है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पेट्रोल के लायक यहाँ भी हिंदुस्तान में भी पेट्रोलियम के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर कर नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं रोशन जी आपसे, क्योंकि एक साल में पेट्रोल के दाम जो 22-23 रुपए बढ़े हैं ना विनोद जी, जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आप बात कर रहे हैं, $63 प्रति बैरल तक रेट भी फिसला था। लोग उम्मीद जता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान रेट थोड़ा कम करेंगे, लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन मार्च में केवल कुछ पैसे की गिरावट आई, फिर वही हाल रहा। उगाही आप करिए, लेकिन ऐसी उगाही मत करिए कि आम जनता त्रस्त हो जाए, महंगाई के कारण वो दब जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। खाद्य सामग्रियों में लगातार देखिए इजाफा हो रहा है। ये हमारी सरकार जितनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी की नहीं चली बड़ी बड़ी योजनाएं, तो कहीं न कहीं जनता को सहयोग सर 2-4 योजनाएं बताइए, मैं खामियां बता देता हूं, जल्दी से बताइए। कल्याणकारी योजना विनोद जी, 1-2 कल्याणकारी योजनाएं बताइए। आप कल्याण बताइए किसका कितना हुआ है? सर नहीं हुआ है। 5 लाख रुपया किस वर्ल्ड में बता दीजिए, किसी देश में जो 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए मिलता हो, एक कंट्री का नाम बता दीजिए। सर घोटाला भी तो देखिए, उस चीज की धरातल पर हकीकत क्या है। आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों को इलाज मिल पा रहा है, कितने लोगों को अस्पतालों में जाकर इलाज मिला मुफ्त में, ये भी आप देखिए। घोटाले की तस्वीर भी, रिपोर्ट भी है मेरे पास। लगातार मिल रहा है, केवल नकारात्मक बात मत कीजिए, हो रहे हैं काम अच्छे कार्य। नहीं तो हम सकारात्मक बात करने के लिए नहीं है विनोद जी, वो आप बखान करिएगा चुनाव में, हम खामियां बताएंगे जहां पर आपको खुद को दुरुस्त करना है, हम तारीफ नहीं करेंगे सरकार की। चलिए वक्त कम है विनोद जी, शुक्रिया आपका। राकेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, देखिए चर्चा कहां तक पहुंच गई, महंगाई तक पहुंच गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से ये सारी चीजें जुड़ी हैं, क्योंकि उन राज्यों पर भी फोकस है जहां पर चुनाव है कि कैसे जनता को साधा जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में और किसको जगह मिलेगी, देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।